कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के एक साधारण सुपर शॉप वर्कर को दिखाने से। काम करने के समय अचानक उसके दादाजी उसे फोन करके जल्दी घर लौटने को कहते हैं। जैक को परेशान देखकर उसकी दोस्त शैली उसे घर छोड़ने का ऑफर देती है। रास्ते में जैक अपने दादाजी एब को फोन करके उनका हाल जानना चाहता है। डरे हुए एब जैक से पूछते हैं कि क्या उसे पता है कि हथियार कहाँ रखे हैं। जैक कहता है कि उसे नहीं पता। तब एब बताते हैं कि कोई भयानक चीज उनका पीछा कर रही है। अचानक एब फोन काट देते हैं। शैली पूछती है कि क्या जैक के दादाजी ठीक हैं? जैक जवाब देता है कि उसके दादाजी को भूलने की बीमारी है, इसलिए शायद उन्हें ये सब हेलुसिनेशन हो रहे हैं। रात को दादाजी के घर के पास पहुंचते ही वे सड़क के बीचों बीच सफेद आंखों वाले एक अजीब आदमी को लगभग कुचलने ही वाले थे। वो आदमी दिखने में इतना डरावना था कि शेरी ने गाड़ी नहीं रोकी और तेजी से निकल गई। घर पहुंचकर जैक घबराया हुआ अंदर जाता है और देखता है कि सब कुछ बिखरा पड़ा है। वो देखता है कि पीछे का दरवाजा इस तरह टूटा हुआ है जैसे कोई जबरदस्ती अंदर घुसा हो। जैक घबराकर शैली को आवाज देता है तो शैली उसे एक जगह रुकने को कहती है और गाड़ी से पिस्तौल लेने जाती है, लेकिन जैक एक्साइटमेंट और डर के मारे घर के पीछे वाले जंगल की तरफ बढ़ जाता है। जंगल में एक खून से सनी टॉर्च मिलने पर जैक की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसके दादाजी जमीन पर गिरे हुए हैं। एब के हाथ में एक खून से सना कांटा था। जैक जब उन्हें पलट कर देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है क्योंकि उसके दादाजी की दोनों आंखों की पुतलियां गायब थीं। जैक तुरंत पुलिस को फोन करता है और मदद मांगता है। मृत्यु के आखिरी पलों में एब अचानक जैक का हाथ पकड़ लेते हैं। वो जैक को एक आइलैंड पर जाने को कहते हैं और वहाँ एक टाइम लूप यानी समय के चक्र में घुसकर 1943 में पहुंचने का निर्देश देते हैं। वहाँ उन्हें मिस पेरेग्रीन नाम की एक लेडी से मिलने को कहते हैं। एब जानते थे कि जैक उन्हें अब तक पागल समझता था, लेकिन वो भरोसा दिलाते हैं कि मिस पेरेग्रीन ही उसे हर चीज का जवाब देंगे। जैक को प्रोटेक्ट न कर पाने के लिए माफी मांगते हुए एब अपनी आखिरी सांस लेते हैं। ठीक तभी शैली हथियार लेकर वहां पहुंचती है। जैक जोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे शैली के पीछे एक भयानक मॉन्स्टर दिखाई देता है। शैली घूमकर गोली तो चलाती है पर वो हैरान रह जाती है क्योंकि वहां कुछ भी नहीं था। दादाजी की मौत के बाद से जैक अक्सर इन मॉन्स्टर्स के डरावने सपने देखने लगता है और मेंटली टूट जाता है। बेटे की ऐसी हालत देखकर जैक के पेरेंट्स उसे डॉक्टर गोलान नाम के एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। जैक डॉक्टर को बताता है कि बचपन से ही वो अपने दादाजी का बहुत बड़ा फैन था। दादा उसे कहानियां सुनाते थे कि बचपन में वो एक ऐसे अनाथालय में रहते थे जहां सभी बच्चों के पास अजीबोगरीब पावर्स थीं। वो डरावने मॉन्स्टर्स की कहानियां भी सुनाते थे। डॉक्टर गोलान समझाते हैं कि जैक के दादाजी चूंकि एक रिटायर्ड फौजी थे, इसलिए शायद जंग के ट्रॉमा की वजह से उन्हें ये सब हेलुसिनेशन या वहम होते थे। जैक तब दादाजी की सुनाई उन पुरानी यादों को याद करने लगता है, सिर्फ कहानियां ही नहीं। एब ने उसे उस ऑर्फनेज की मालकिन मिस पेरेग्रीन की फोटो भी दिखाई थी जो कथित तौर पर पक्षी बन सकती थी। एब ने अपने बचपन के दोस्तों की तस्वीरें भी दिखाई थी, जैसे ब्रॉनविन और विक्टर, दो भाई बहन जो बहुत ताकतवर थे। ह्यू जिसके शरीर के अंदर मधुमक्खियों का छत्ता था। एम्मा जिसका शरीर हवा से भी हल्का था, इसलिए उसे लोहे के जूते पहनने पड़ते थे ताकि वो उड़ न जाए। ऑलिव जो हाथों से आग जला सकती थी और इसीलिए हमेशा ग्लव्स पहनकर रहती थी। एब ने बताया था कि बचपन में लंबे हाथ पैर वाले दानवों से बचने के लिए उनके माता पिता ने उन्हें उस ऑर्फनेज में भेजा था। बचपन में जैक इन सब पर यकीन करता था, लेकिन स्कूल में क्लासमेट्स के सामने ये सब बोलकर मजाक बनने के बाद उसका भरोसा उठ गया। यहाँ तक कि उसके पिता फ्रैंकलिन भी इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। दादाजी कोई सबूत नहीं दे पाए थे, इसलिए जैक को भी इन कहानियों पर शक होने लगा था। दादाजी की मौत के कुछ दिनों बाद जैक का जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन उदास होने की वजह से जैक अपने कमरे में अकेला बैठा था। तभी उसकी बुआ सुजी वहां आती हैं और दादाजी के घर से मिला एक गिफ्ट बॉक्स उसे देती हैं। बॉक्स खोलने पर जैक को उसमें एक किताब मिलती है। किताब के अंदर कार्नहोम आइलैंड की फोटो वाला एक पोस्ट कार्ड था। भेजने वाले का नाम देखकर जैक चौंक जाता है। वो मिस पेरेग्रीन ने भेजा था। जैक के मन में शक पैदा होता है कि क्या मिस पेरेग्रीन अभी भी जिंदा हैं? वो उस जगह को अपनी आंखों से देखने के लिए बेचैन हो उठता है। जैक अपने पेरेंट्स के साथ डॉक्टर गोलान के पास जाता है और दादाजी की आखिरी इच्छा के मुताबिक उस आइलैंड पर जाने की परमिशन मांगता है। डॉक्टर गोलान इस बात के लिए मान जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां जाने से जैक का मन बहल जाएगा और वो हकीकत को स्वीकार करना सीख जाएगा। जैक के पिता फ्रैंकलिन एक बर्ड रिसर्चर हैं। उन्होंने सोचा कि इस बहाने वो आइलैंड जाकर अपनी किताब का काम भी पूरा कर लेंगे, इसलिए वो जैक के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही समय में जैक और फ्रैंकलिन इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और वहां से फेरी लेकर कार्नहोम आइलैंड के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में फ्रैंकलिन
फ्रैंकलिन आसमान में एक बाज उड़ते हुए देखते हैं। जैक को तुरंत दादाजी की कहानी याद आती है कि मिस पेरेग्रीन एक बाज में बदल सकती थी। वो चिल्लाकर उस पक्षी को बताने लगता है कि वो एब का पोता है। आइलैंड पहुंचने के बाद वे वहां के इकलौते होटल में रुकते हैं। होटल का मालिक केव व्हील चेयर पर बैठे अंकल ओगी नाम के एक बुजुर्ग को लेकर वहां आता है। जब केव उनका कमरा सेट कर रहा था तब जैक मिस पेरेग्रीन के ऑर्फनेज जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन फ्रैंकलिन उसे अकेले छोड़ने को राजी नहीं होते। फ्रैंकलिन लोकल लड़कों वॉर्म और डर्टी को कुछ पैसे देकर जैक के साथ जाने को कहते हैं। वे लड़के जैक को झाड़ियों के पीछे छिपे उस ऑर्फनेज का रास्ता दिखा देते हैं, लेकिन जैसे ही जैक झाड़ियां पार करके आगे बढ़ता है वो एकदम मायूस हो जाता है, क्योंकि कभी बेहद खूबसूरत रहा वो घर अब खंडहर बन चुका था। होटल लौटकर जैक अंकल ओगी से पूछता है कि ऑर्फनेज का ये हाल कैसे हुआ। अंकल ओगी बताते हैं कि 3 सितंबर 1943 को जर्मन सेना के हवाई हमले में वो घर तबाह हो गया था और वहां मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर जैक और भी कंफ्यूज हो जाता है। अगर सब मर गए तो दादाजी को वो चिट्ठी किसने भेजी थी? अगले दिन जैक अपने पापा से झूठ बोलता है कि वो उन लोकल लड़कों के साथ घूमने जा रहा है, जबकि असल में वो दोबारा उस खंडहर की तरफ निकल पड़ता है। खंडहर के अंदर छानबीन करते हुए जैक को वहां रहने वालों की कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। जब वो दूसरी मंजिल पर चढ़ता है तो अचानक कोई उसे आवाज देता है। जैक देखता है कि कुछ बच्चे छिपकर उसे ताक रहे हैं। डर के मारे जैक भागने की कोशिश करता है पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि एक छोटी लड़की उसे कंधे पर लाद कर एक गुफा की तरफ ले जा रही है। दादाजी की कहानियों की वजह से जैक पहचान जाता है कि वो लड़की ब्रॉनविन है। वहाँ उसे एम्मा, ऑलिव, वो अजीब जुड़वा बच्चे और मिलार्ड भी दिखते हैं। मिलार्ड जिसका शरीर पूरी तरह इनविजिबल था। ये सब जैक के दादाजी के बचपन के वही स्पेशल पावर्स वाले दोस्त थे। एम्मा तब बताती है कि मिस पेरेग्रीन ने ही उन्हें जैक को लाने के लिए भेजा है। वे जैक को लेकर एक गुफा के अंदर जाते हैं, जो असल में पास्ट में जाने वाली एक टाइम टनल या टाइम पोर्टल है। गुफा से बाहर निकलकर जैक डर जाता है और भागकर वापस होटल की तरफ जाता है, लेकिन होटल पहुंचकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि पूरे होटल का माहौल बदल चुका था और वहां बहुत भीड़ थी, जबकि कुछ देर पहले ही होटल एकदम खाली था। एक आदमी जैक को उसके अपने कमरे में जाने से रोकता है। जैक उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो यहीं रुक रहा है, लेकिन अजीब बात ये थी कि वो आदमी कहता है कि ये कोई होटल ही नहीं है। वे उल्टा जैक को एक जर्मन स्पाई समझकर शक करने लगते हैं। जब जैक बुरी तरह कंफ्यूज था तभी अचानक आसपास की चीजें अपने आप हवा में तैरने लगती हैं और चारों तरफ बिखरने लगती हैं, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर ऑलिव वहां आती है और जैक को जल्दी बाहर निकलने को कहती है। ऑलिव अपने हाथों के ग्लव्स उतारकर उस जगह आग लगा देती है और वे घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। कंफ्यूज्ड जैक सवाल करता है कि एम्मा और बाकी सब तो 1943 में ही मर चुके थे, तो वे यहाँ कैसे? ऑलिव तब उसे समझाती है कि जैक इस वक्त प्रेजेंट में नहीं बल्कि 3 सितंबर 1943 की तारीख में ही खड़ा है। वे जैक को लेकर मिस पेरेग्रीन के उसी ऑर्फनेज पहुंचते हैं। जैक देखकर दंग रह जाता है कि वो घर एकदम सही सलामत और नया जैसा है। मिस पेरेग्रीन खुद आकर उनका वेलकम करती हैं। वो जैक के दादा एब की मौत पर दुख जताती हैं। उन्हें अंदाजा हो गया था कि एब अब नहीं रहे, क्योंकि उनकी तरफ से बिना किसी खबर के जैक यहाँ पहुंचा है। जैक बताता है कि मरने से पहले उसके दादाजी ने उसे यहाँ आकर मिस पेरेग्रीन से मिलने को कहा था। मिस पेरेग्रीन बताती हैं कि वो इस ऑर्फनेज की हेड हैं और यहाँ रहने वालों को पिकुलियर यानी खास शक्तियों वाले बच्चे कहा जाता है। जैक वहाँ फियोना नाम की एक लड़की को देखता है जो पल भर में पेड़ पौधों को बढ़ा कर सकती है। मिस पेरेग्रीन खुद एक इम्ब्रिन है, जिसका मतलब है कि वो पक्षी का रूप ले सकती हैं और समय को कंट्रोल करने की पावर रखती हैं। उन्होंने ही इस जगह एक टाइम लूप बनाया हुआ है जिसका रास्ता वही गुफा है जहाँ से जैक आया है। इसके बाद वो जैक को ऑर्फनेज के बाकी बच्चों से मिलवाती हैं, जैसे क्लेयर जिसकी गर्दन के पीछे नुकीले दांतों वाला एक मुंह है, और होरेस जो अपने सपनों को प्रोजेक्टर की तरह दूसरों को दिखा सकता है। एम्मा तब जैक को एक रस्सी मजबूती से पकड़ने को कहती है क्योंकि उसे एक गिलहरी के बच्चे को बचाना है। जैक को कुछ समझ नहीं आता, पर ठीक तभी एक गिलहरी का बच्चा पेड़ से सीधा एम्मा के हाथों में आकर गिरता है। एम्मा तब समझाती है कि ये सब चीजें हर दिन ठीक इसी तरह होती हैं, क्योंकि वे एक ही दिन को बार बार जी रहे हैं। इसके बाद एम्मा अपने लोहे के जूते उतार देती हैं और हवा में तैरते हुए गिलहरी के बच्चे को उसके घोंसले में पहुंचा देती है। जैक उसे नीचे उतरने में मदद
मदद करता है। एम्मा बताती है कि पहले जैक के दादाजी ही हर दिन इस गिलहरी के बच्चे को वापस रखने का काम करते थे। जब जैक बताता है कि उसके दादाजी अब नहीं रहे तो एम्मा यह सुनकर काफी दुखी हो जाती है। फिर एम्मा जैक को डिनर के लिए तैयार होने को कहती है और बताती है कि वो चाहे तो अपने दादाजी के पुराने कपड़े पहन सकता है। ऑनलिव तब जैक को इनोक नाम के एक लड़के से मिलवाने ले जाती है। इनोक के पास एक अजीब पावर है, वो मरे हुए जानवरों के दिल का इस्तेमाल करके बेजान चीजों में जान डाल सकता है। इनोक जैक और एम्मा की नजदीकी देखकर मन ही मन काफी जल रहा था। वो जैक को वार्निंग देता है कि वो यहाँ ज्यादा हीरो बनने की कोशिश न करे। रात को सब साथ में डिनर करने बैठते हैं। डिनर के बीच में मिस पेरेग्रीन एक फोन आने की बात कहकर उठ जाती हैं। असल में वो फोन उस समय के जवान एब का था। खाना खाने के बाद सभी बच्चे मिलकर होरेस के सपनों का प्रोजेक्शन देखने बैठते हैं जो उसकी आंखों से निकलता है। उन तस्वीरों में होरेस की कल्पना और फ्यूचर की कुछ झलकियां दिखती हैं, जैसे वहां जैक के ऑर्फनेज में आने का सीन दिखता है और कुछ लोगों को एक इम्ब्रिन यानी पक्षी को कैद करते हुए भी देखा जाता है। एक मुद्दा पर जब जैक और एम्मा के नाव पर बिताए कुछ पर्सनल मोमेंट्स स्क्रीन पर दिखने लगते हैं तो मिस पेरेग्रीन तुरंत लाइट जलाकर शो बंद कर देती हैं। सोने से पहले मिस पेरेग्रीन सबको घर के बाहर ले आती है क्योंकि अब टाइम लूप यानी समय दोहराने का वक्त हो गया था। सब घर के सामने जमा होते हैं तो मिस पेरेग्रीन सबको गैस मास्क पहनने को कहती है। वो अपनी पॉकेट वॉच निकालती है। ठीक तभी आसमान से जर्मन फाइटर जेट्स उड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक प्लेन से घर पर बम गिराया जाता है। बम के जमीन पर गिरने के ठीक पहले मिस पेरेग्रीन घड़ी की सुई उल्टी घुमा देती है। जादू की तरह वक्त पीछे जाने लगता है। अंधेरा आसमान पल भर में उजाले से भर जाता है और फिर अंधेरा हो जाता है। कैलेंडर में 3 सितंबर से तारीख बदलकर 2 सितंबर हो जाती है, यानी वक्त ठीक 24 घंटे पीछे चला जाता है। इसी तरह मिस पेरेग्रीन हर दिन एक लूप बनाती है ताकि वे हमेशा सेफ रह सकें। अगले दिन वापस जाने से पहले जैक अपने दादाजी का पुराना कमरा देखता है। वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जिसे वो अपने पास रख लेता है। इसके बाद एम्मा जैक को उस गुफा तक छोड़ने जाती है ताकि वो प्रेजेंट टाइम में वापस जा सके। टनल पार करने के बाद जैक के मोबाइल की रिंगटोन बजती है तो एम्मा हैरान होकर पूछती है कि वो क्या है। जैक उसे बताता है कि ये मोबाइल फोन है जिससे बात की जा सकती है। इसके बाद जैक एम्मा के साथ एक सेल्फी लेता है। एम्मा काफी सैड हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि जैक अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस चला जाएगा, बड़ा होगा और एक दिन अपनी फैमिली बसा लेगा। दूसरी तरफ एम्मा इस टाइम लूप में हमेशा के लिए फंसी रहेगी और उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी। जैक एम्मा को अपने साथ प्रेजेंट वर्ल्ड में चलने का ऑफर देता है लेकिन एम्मा मना कर देती है। वो बताती है कि अगर वो इस लूप को छोड़कर एक दिन से ज्यादा बाहर रही तो उसकी उम्र बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी और वो मर जाएगी। ठीक तभी एक घायल पक्षी गुफा के अंदर उड़कर आता है। एम्मा बताती है कि ये मिस पेरेग्रीन की तरह ही एक इम्ब्रिन है। वो उस बर्ड को मिस पेरेग्रीन के पास ले जाने का फैसला करती है। जैक विदा लेते हुए वादा करता है कि वो कल फिर वापस आएगा। गुफा से बाहर निकलते ही जैक को उसके पापा मिलते हैं जो उसे ढूंढ रहे थे। अचानक एक लोकल गांव वाला आकर जैक पर इल्जाम लगाता है कि वो उनके पालतू जानवरों को मार रहा है। जैक इस बात से साफ इनकार कर देता है। वहाँ वार्म और डर्टी भी मौजूद थे जिससे फ्रैंकलिन को समझ आ जाता है कि जैक उनके साथ नहीं था। जैक का झूठ पकड़े जाने पर फ्रैंकलिन गुस्सा हो जाते हैं और उसे अकेले बाहर जाने से मना कर देते हैं। अपने कमरे में लौटकर जैक वो लेटर खोलता है जो वो दादाजी के कमरे से लाया था। ये लेटर कुछ महीने पहले उसके दादाजी ने लिखा था। लेटर में एब ने मिस पेरेग्रीन को वार्निंग दी थी कि बैरन नाम का एक आदमी और उसकी टीम इंग्लैंड के ब्लैकपूल जा रही है ताकि मिस एवोसेट नाम की एक इम्ब्रिन के टाइम लूप पर हमला कर सके। अगली सुबह फ्रैंकलिन जैक को साथ लेकर समंदर किनारे बर्ड वॉचिंग के लिए ले जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात जॉन नाम के एक शौकीन बर्ड वॉचर से होती है। जॉन के पास काफी एडवांस इक्विपमेंट देखकर फ्रैंकलिन थोड़ा इंफीरियर फील करते हैं और होटल वापस लौटने का फैसला करते हैं। रात को जब फ्रैंकलिन गहरी नींद में होते हैं तो जैक चुपके से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो खिड़की के बाहर देखता है कि जॉन होटल के सामने खड़ा होकर उसी को घूर रहा है। डर के मारे जैक खिड़की से भागकर सीधा टाइम टनल की तरफ चला जाता है। ऑर्फनेज पहुंचकर जैक देखता है कि मिस पेरेग्रीन उस घायल पक्षी की देखभाल कर रही हैं, जो असल में मिस एवोसेट हैं। जैक उन्हें दादाजी का वो लेटर दिखाता है और बैरन की पहचान के बारे में पूछता है। जैक को शक होता है कि उसके दादाजी की अजीब मौत के पीछे इसी बैरन का हाथ है। जैक जानना चाहता है कि उसके दादाजी इतने समय से क्या छुपा रहे थे लेकिन मिस पेरेग्रीन जवाब देने के बजाय बात टाल देती हैं। इधर इनोक और ऑलिव छिपकर सब सुन रहे थे। जैक इनोक से असली बात पूछता है। इनोक उसे ब्रॉनविन के भाई विक्टर के पास ले जाता है। जैक देखता है कि विक्टर मरा हुआ पड़ा है और उसके दादाजी की तरह ही उसकी दोनों आंखें गायब थीं। कुछ देर बाद मिस पेरेग्रीन बच्चों को लेकर रोज की तरह बाहर घूमने निकलती हैं। उसी मौके का फायदा उठाकर जैक एम्मा
एम्मा से बैरन के बारे में पूछता है। एम्मा पहले तो चुप रहती है, लेकिन जब जैक बताता है कि दादाजी की मौत वाली रात उसने सफेद आंखों वाले एक अजीब इंसान को देखा था, तब एम्मा उसे अपनी सीक्रेट जगह पर ले जाने के लिए मान जाती है। एम्मा जैक को एक छोटी नाव में बिठाकर बीच समंदर ले जाती है और दोनों पानी में छलांग लगा देते हैं। समंदर की गहराई में डूबा हुआ एक जहाज ही एम्मा का वो सीक्रेट ठिकाना था। जैक पानी के नीचे सांस ले सके, इसके लिए एम्मा उसे एक हवा का बुलबुला देती है। जहाज के अंदर इंसानी कंकाल देखकर जैक सिहर उठता है। एक कमरे में पहुंचकर एम्मा अपनी पावर से अंदर का सारा पानी बाहर निकाल देती है। वहां एक संदूक के अंदर एम्मा पूरी दुनिया के टाइम लूप्स का नक्शा और कुछ सफेद आंखों वाले लोगों की तस्वीरें दिखाती है। जैक एक फोटो की तरफ इशारा करके कहता है कि इसी आदमी को उसने अपने दादाजी के घर के बाहर देखा था। एम्मा बताती है कि उस आदमी का नाम बैरन है। बैरन और उसकी टीम असल में पिकुलियर बच्चों का शिकार करती है और यही वजह थी कि जैक के दादाजी ने ये ऑर्फनेज छोड़ दिया था ताकि वो पूरी जिंदगी बैरन जैसे लोगों को रोक सकें। लेकिन जैक के पैदा होने के बाद उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने इस काम से रिटायरमेंट ले लिया था। जैक हैरान होकर पूछता है कि उसे बचाने की क्या जरूरत है। एम्मा तब खुलासा करती है कि जैक के पास भी एक स्पेशल पावर है। जैक इस बात से इनकार करता है, पर एम्मा समझाती है कि कोई भी नॉर्मल इंसान कभी टाइम टनल या लूप में एंटर नहीं कर सकता। चूंकि जैक ऐसा कर पाया, इसका मतलब है कि वो भी एक पिकुलियर है। इसके बाद एम्मा उसे समंदर किनारे ले जाकर दूर कुछ देखने को कहती हैं। वे देखते हैं कि मिस पेरेग्रीन हाथ में हथियार लिए घड़ी देखते हुए अकेली खड़ी हैं। ठीक कुछ ही पलों बाद जैक को वही भयानक मॉन्स्टर दिखाई देता है जिसे उसने दादाजी की मौत वाली रात देखा था। मिस पेरेग्रीन अपने धनुष से उस मॉन्स्टर को एकदम सटीक निशाना लगाकर मार देती हैं। एम्मा तब एक चौंकाने वाली बात बताती है, वो या मिस पेरेग्रीन कोई भी उस मॉन्स्टर को देख नहीं सकता। इसी इनविजिबल मॉन्स्टर ने विक्टर को मारा था। मिस पेरेग्रीन बस इतना जानती हैं कि हर दिन ठीक इसी वक्त वो मॉन्स्टर यहाँ आता है, इसलिए वो अंधेरे में ही निशाना साधती हैं। जैक को समझ आता है कि उसकी असली पावर ये है कि वो इन अनदेखे मॉन्स्टर्स को देख सकता है जो और कोई नहीं देख सकता। मिस पेरेग्रीन बताती हैं कि इन दानवों को हलो कहा जाता है। वो पहले से जानती थीं कि जैक एक पिकुलियर है, लेकिन उसके दादाजी की रिक्वेस्ट पर उन्होंने कुछ नहीं बताया था ताकि जैक एक आम इंसान की तरह बड़ा हो सके। मिस पेरेग्रीन आगे बताती हैं कि बैरन और उसके साथी भी कभी पिकुलियर ही थे, लेकिन वे हमेशा के लिए इस टाइम लूप में कैद नहीं रहना चाहते थे। बैरन का मानना था कि अगर वो इम्ब्रिंस की शक्ति छीन ले तो वे लूप के बाहर भी अमर होकर जी सकेंगे। इसी अमरता के चक्कर में उन्होंने एक इम्ब्रिन पर एक्सपेरिमेंट किया जो फेल हो गया और वे सब भयानक हलो मॉन्स्टर्स बन गए। बाद में बैरन को पता चला कि अगर वे पिकुलियर बच्चों की आंखें खाएं तभी वे वापस इंसानी रूप में आ सकते हैं, और यही वजह है कि बैरन और उसकी टीम हमेशा पिकुलियर बच्चों का शिकार करती रहती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, इम्ब्रिंस ने अपने टाइम लूप्स को और भी ज्यादा चालाकी से छुपाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से बैरन के साथी हलो मॉन्स्टर्स भूख के मारे परेशान रहने लगे। मिस पेरेग्रीन को यकीन है कि बैरन और उसकी टीम ने ही जैक के दादाजी का खून किया है। इधर मिस एवोसेट होश में आने पर बताती हैं कि बैरन ने ब्लैकपूल में उनके टाइम लूप पर कब्जा कर लिया है। बैरन ने कई इम्ब्रिंस को किडनैप कर लिया है और वो एक एडवांस मशीन की मदद से दोबारा अमर होने का एक्सपेरिमेंट करने का प्लान बना रहा है। इस बार वो एक साथ कई इम्ब्रिंस की पावर का इस्तेमाल करेगा। जैक तब बताता है कि टाइम टनल में आने से पहले उसने सुना था कि आइलैंड के बहुत से जानवर मारे जा रहे हैं। जैक को शक होता है कि यह किसी हलो मॉन्स्टर का काम है। ये सुनकर मिस पेरेग्रीन डर जाती हैं और बच्चों को फौरन पैकिंग करके वह जगह छोड़ने का आदेश देती हैं। वो किसी दूसरी सेफ जगह पर नया टाइम लूप बनाने के बारे में सोचती हैं। जैक बड़ी उलझन में पड़ जाता है। अगर वो उनके साथ चला गया तो वो कभी भी अपने समय या फ्यूचर में वापस नहीं लौट पाएगा। एम्मा मन ही मन चाहती थी कि जैक उनके साथ रहे, क्योंकि जैक के बिना अदृश्य हेलो मॉन्स्टर्स से लड़ना उनके लिए नामुमकिन है। लेकिन दुखी होने के बावजूद एम्मा जैक को अपने समय में वापस जाने की सलाह देती है। फ्यूचर में लौटने के बाद फ्रैंकलिन जैक को समंदर किनारे ले जाते हैं। वहाँ आइलैंड के सभी लोग अंकल ओगी को देखने के लिए जमा हुए थे, जो मरी हुई हालत में मिले थे और उनकी आंखें गायब थीं। जैक समझ जाता है कि हलो मॉन्स्टर वाकई यहाँ पहुंच चुका है। वो तेजी से टाइम टनल की तरफ भागता है। फ्रैंकलिन उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर नाकाम रहते हैं। तब जॉन नाम का वो बर्ड वॉचर आगे आता है और कहता है कि वो जैक को पकड़ कर लाएगा। जैक जैसे ही टनल पार करता है, अचानक पीछे से कोई उसे आवाज देता है। वो मुड़कर देखता है तो वहाँ जॉन खड़ा था। जैक हैरान रह जाता है कि जॉन टनल पार कैसे कर पाया। इसका मतलब जॉन भी एक पिकुलियर है। जॉन तब अपना असली रूप दिखाता है। वो बताता है कि उसकी स्पेशल पावर ये है कि वो किसी का भी रूप ले सकता है। वो पल भर में डॉक्टर गोलान और फिर सीधे बैरन का रूप ले लेता है। यानी जॉन और डॉक्टर गोलान दोनों असल में भेस बदल कर आए बैरन ही थे। बैरन धमकी देता है कि उसके हलो साथी उसके पीछे ही हैं। अगर जैक अपने दोस्तों को बचाना चाहता है
तो उसे अभी बैरन के साथ मिस पेरेग्रीन के पास चलना होगा। उधर ऑर्फनेज में जब सब भागने की तैयारी कर रहे थे, ठीक तभी बैरन जैक को होस्टेज बनाकर वहां पहुंच जाता है। जैक समझ जाता है कि बैरन असल में उसी का पीछा करते हुए यहाँ तक आया है। मिस पेरेग्रीन बच्चों को तुरंत घर के अंदर भेज देती हैं। इनोक हैरान होकर सवाल करता है कि मिस पेरेग्रीन एक साधारण से जैक के लिए खुद को कुर्बान क्यों कर रही हैं। पेरेग्रीन समझाती हैं कि उन्हें एहसास हो गया है कि हेलो मॉन्स्टर्स यहाँ हमला करने वाले हैं। जैक की मदद के बिना ये बच्चे उन इनविजिबल मॉन्स्टर्स से किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएंगे। इसके बाद वो जैक से वादा लेती हैं कि वो बच्चों की हिफाजत करेगा। वादा मिलने के बाद मिस पेरेग्रीन एक बाज में बदल जाती हैं और खुद को बैरन के पिंजरे के हवाले कर देती हैं। बैरन जैक को छोड़ देता है और मिस पेरेग्रीन को लेकर चला जाता है। बैरन को यह नहीं पता था कि मिस एवोसेट भी इसी घर में छिपी हुई है। वो बच्चों को जल्दी से हथियार जुटाने के लिए कहती हैं। ठीक तभी रोज की तरह फोन की घंटी बजती है। एम्मा के कहने पर जैक फोन उठाता है तो दूसरी तरफ से उसे अपने जवान दादाजी की आवाज सुनाई देती है। जैक इमोशनल होकर दादाजी से कहता है कि वो उन्हें बहुत मिस कर रहा है। अचानक एक हेलो मॉन्स्टर घर में घुस आता है और मिस एवोसेट पर हमला करके उन्हें मार डालता है। जैक फर्श पर पड़ा हुआ धनुष उठा लेता है। जब मॉन्स्टर इनोक को दबोचकर उसकी आंखें निकालने की कोशिश करता है, तब जैक सही वक्त पर उसे बचा लेता है। इसके बाद सब भागकर अटारी में छिप जाते हैं। वो दानव अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। इधर जैक जानता है कि कुछ ही मिनटों में जर्मन प्लेन से यहाँ बम गिरने वाला है। जैक एक तरकीब निकालता है। वो फियोना से अपनी पावर का इस्तेमाल करके पेड़ों की टहनियों से एक पुल बनाने को कहती है। उस पुल के सहारे बच्चे एक एक करके खिड़की से नीचे उतर आते हैं। ठीक उसी वक्त जर्मन विमान बम गिराना शुरू कर देते हैं। एम्मा अपने लोहे के जूते उतार देती है और जैक को लेकर हवा में उड़ जाती है। बम सीधा घर पर गिरता है और वहां मौजूद हेलो मॉन्स्टर्स खत्म हो जाता है। लेकिन इस धमाके की वजह से वो हमेशा चलने वाला टाइम लूप भी तबाह हो जाता है। जैक को यकीन है कि बैरन मिस पेरेग्रीन को लेकर ब्लैकपूल जेट्टी की तरफ गया है, लेकिन वहां पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी जैक को उस डूबे हुए जहाज का ख्याल आता है। एम्मा अपनी पावर से समंदर की गहराई से उस विशाल जहाज को ऊपर उठा लेती है। बाकी बच्चों की मदद से वे जहाज को फिर से चालू करते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। एम्मा बताती है कि ब्लैकपूल का टाइम लूप जैक के दादाजी की मौत से कुछ महीने पहले बनाया गया था। अगर वे वहां बैरन को मार सकें तो पास्ट में उनके दादाजी की मौत को रोका जा सकता है। लेकिन चूंकि मिस एवोसेट मर चुकी हैं, इसलिए वो लूप कभी भी बंद हो सकता है। उनके पास वक्त बहुत कम था। वे सब मिलकर बैरन को हराने का प्लान बनाते हैं और ब्लैकपूल जेट्टी पहुंच जाते हैं। जैक, एम्मा और मिलार्ड जहाज से उतरकर एक डरावने घर के राइड के जरिए टाइम टनल में घुसते हैं। जैक मिलार्ड से अपने कपड़े उतारने को कहता है ताकि वो पूरी तरह इनविजिबल हो सके। टनल से बाहर निकलते ही वे देखते हैं कि चारों तरफ लोगों की भीड़ है। वे अब पास्ट में जैक के दादाजी की मौत से कुछ महीने पहले वाले समय में पहुंच चुके थे। वे तेजी से ब्लैकपूल टॉवर की तरफ बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर जैक देखता है कि बैरन अपने 4 साथियों और 4 हेलो मॉन्स्टर्स के साथ उनका इंतजार कर रहा है। एम्मा तब उड़कर जाती है और बैरन को धमकी देती है कि वह सभी इम्ब्रिन्स को छोड़कर जेट्टी के पास आ जाए, वरना उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। बैरन इस धमकी को अनसुना कर देता है और अपने 2 साथियों और 4 हेलो मॉन्स्टर्स को एम्मा के पीछे भेज देता है। जैक जल्दी से एम्मा को लेकर जेट्टी की तरफ वापस आ जाता है। जल्दबाजी में पीछा करते वक्त बैरन का एक साथी ट्रेन के नीचे आकर मारा जाता है। जेट्टी पहुंचकर जैक अपने दोस्तों को लड़ाई के लिए तैयार होने को कहता है। इनोक अपनी पावर का इस्तेमाल करके जहाज के अंदर मौजूद सभी कंकालों को जिंदा कर देता है। बाहर बाकी बच्चे हेलो मॉन्स्टर्स पर बर्फ, रंग और कॉटन कैंडी फेंकने लगते हैं ताकि उनके शरीर की बनावट दिखाई दे सके। इसके बाद इनोक की कंकाल सेना उन दानवों पर टूट पड़ती है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद कंकाल 3 हेलो मॉन्स्टर्स और बैरन के एक और साथी को मार देते हैं। बचे हुए आखिरी मॉन्स्टर्स को बच्चे धक्का देकर समंदर में गिरा देते हैं। सभी मॉन्स्टर्स को हराने के बाद जैक बाकी सबको लेकर इम्ब्रिन्स को बचाने के लिए भागता है। जैक और उसके दोस्त मिलकर बैरन और उसके बचे हुए 2 साथियों का सामना करते हैं। जैक धनुष से बैरन को मारने की कोशिश करता है पर निशाना चूक जाता है। बैरन का एक साथी जिसके पास बर्फ बनाने की पावर थी, वो ब्रॉनविन को पानी के टैंक में फंसाकर बर्फ बना देता है। फियोना पेड़ों से उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो आसानी से खुद को छुड़ा लेता है। ऑनलिव जब अपनी दोस्त को बचाने जाती है तो उस आदमी के छूने से वो खुद भी बर्फ बन जाती है। इनोक तब वहां मौजूद एक हाथी की मूर्ति को जिंदा कर देता है और वो उस आदमी को कुचलकर मार डालता है। उधर बैरन का दूसरा साथी जुड़वा बच्चों का असली चेहरा देख लेता है और तुरंत पत्थर बन जाता है। दूसरी तरफ जैक और एम्मा बैरन का पीछा करते हैं। एम्मा अपने फेफड़ों की हवा से तेज तूफान पैदा करती है और बैरन को एक जगह रोक लेती है। इसी बीच जैक लैब में घुसकर सभी इम्ब्रिन्स को आजाद कर देता है। इधर समंदर में गिरा हुआ वो हेलो मॉन्स्टर्स मरा नहीं था, वो बदला लेने के लिए टॉवर पर चढ़ आता है। इनोक और एम्मा जब जैक की मदद के लिए अंदर घुसते हैं तो वे देखते हैं कि वहाँ हूबहू 2 जैक खड़े हैं। वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली जैक कौन है।
असली जैक देखता है कि वो दानव कमरे के अंदर घुस रहा है। वो चालाकी से चुप रहता है ताकि नकली जैक खुद को असली साबित करने की कोशिश करे। दानव गलती से नकली जैक को पकड़ लेता है और बैरन अपना असली रूप दिखाता है, पर तब तक दानव उसे मार चुका होता है। जैक इनोक से धनुष लेकर एक ही निशाने में उस आखिरी हलो दानव को भी खत्म कर देता है। टाइम टनल बंद हो रही थी, इसलिए एम्मा सबको लेकर जल्दी वहाँ से निकलती है। जैक एम्मा के साथ जाना चाहता है, पर एम्मा उसे रोक देती है। वो जानती है कि जैक अपने दादाजी से कितना प्यार करता है। चूंकि वे अभी बैरन की मौत के पहले वाले समय में हैं, इसलिए जैक अगर वापस जाएगा तो उसे उसके दादाजी जिंदा मिलेंगे। एम्मा और बाकी सब 1943 में वापस जाने का फैसला करते हैं। उन्हें विदा करने के बाद जैक वापस लौटता है और देखता है कि उसके दादाजी वाकई जिंदा हैं। जैक उन्हें सारी बात बताता है। एब तब जैक को कुछ पैसे देते हैं और उस टाइम लूप के नक्शे का इस्तेमाल करके एम्मा और बाकी दोस्तों को ढूंढने के लिए कहते हैं। जैक इसके बाद वर्ल्ड टूर पर निकल पड़ता है और अलग अलग देशों के टाइम टनल का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार 1943 में पहुंच जाता है। वहां ब्लैकपूल जेट्टी पर वो दोबारा एम्मा और अपने दोस्तों से मिलता है और ठीक यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।